हम लोग जो है बात करेंगे स्रोतस की कि स्रोतस क्या है और क्या जो है आयुर्वेद में स्रोतस कार्य करता है। क्योंकि हम रचना की बात करेंगे तो रचना शरीर में जो है स्रोतस की क्या इम्पोर्टेंस है और स्रोतस हम किसे कहेंगे, तो अपन वन बाय वन बात करते हैं कि स्रोतस क्या है। तो स्रोतस जो है एक बहुत ही जो है आयुर्वेद में जाना पहचाना जो है नाम है और जनरली जो है हम लोग कहते हैं स्रोतोमय ही शारीरम। ये जो शरीर है पूरे स्रोतसों से मिलकर के बना हुआ है। ऐसा जो है आचार्य चरक ने भी जो है जो स्रोतोभिमानी अध्याय है उसमें बात की है कि स्रोतस के संदर्भ में हमने जो है कहा है। क्या क्या हम बात करेंगे इसमें स्रोतस में, तो हम बात करेंगे कि जो स्रोतसों के बीच में जो हमको जो समझ में नहीं आ रहा है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। जो बीच में हमारे जो आचार्यों ने जो स्रोतस की जो स्टडी की बात की है वहाँ से जो अभी जो स्रोतस है वहाँ जो ये बीच का जो गैप है उस गैप में बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे इसमें जो है समझ से बाहर हुई है या हम उस बात को समझ नहीं पाए हैं, तो हम उसमें डेफिनेशन की बात करेंगे। नेचर ऑफ स्रोतस, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, टाइप, फंक्शन ऑफ स्रोतस और साथ में जो है क्लासिफिकेशन। हम जो है नेचर ऑफ स्रोतस की बात करें तो आचार्य चरक ने जो है बात की है नेचर ऑफ स्रोतस में यावंतो पुरुषी मर्तिमत्व भाव विशेषास एवस्मी सोसा प्रकार विशेष। क्या बात की है कि यावंतो ही पुरुष मूर्तिमंतो, कि जो जो इस पुरुष में दिखाई दे रहा है, कौन से जो मूर्तिमान भाव दिखाई दे रहे हैं, एवस्मिन सोसा प्रकार विशेष, वो सारे जो है स्रोतस के प्रकार हैं। यानी कि जो है यहाँ पर जो है स्रोतसों की बात करते हुए ने जो है जो हमारे यहाँ जो मूर्तिमान भाव जो बात की है, लोक पुरुष साम्य की जो बात की है, उस लोक पुरुष साम्य के संबंध में जो है हमने बात यहीं पर जो है चालू की कि जो जो भी इस मूर्तिमान भाव में जो दिखाई दे रहे हैं, पुरुष में जो दिखाई दे रहे हैं, वो सारे ही जो है प्रकार के जो है स्रोतस हो जाते हैं। यहाँ से जो है बात आती है इन्यूमरेबल, अनकाउंटेबल स्रोतस की बात कर दी हमने। यानी कि स्रोतस जो है असंख्य प्रकार की बात कर दी यहाँ की जो है कि जो जो इस मूर्तिमान भाव जो इस पुरुष में दिखाई देंगे, कितने मूर्तिमान भाव होंगे? असंख्य। तो जब मूर्तिमान भाव असंख्य है उस पुरुष में तो उतने ही स्रोतस होते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वो असंख्य स्रोतसों की जो है आचार्य सुश्रुत ने बात की है। आचार्य सुश्रुत के स्रोतांशी वक्ष्यमाण, जो जो भी स्रोतस है इस वक्ष्यमाण में जो है वो सारे स्रोतसों की जो है यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने भी जो है बात की है। अब आती है बात जो है हमारी निरुक्ति की कि जो है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो उसके लिए हमने बताया कि श्रु गतो धातु में जो है असुर प्रत्यय करते हैं, जिसमें अस और तुट जो लगता है। तो श्रु गतो धातु जो है, जो संस्कृत की बात करते हैं, तो श्रु गतो धातु में जब असन प्रत्यय करते हैं और उसमें जो है तुट आता है, तो श्रु और तुट जब बनता है और उसके साथ आगम में अस आता है तो अस प्रत्यय लगने से जो है स्रोतस। तो ये स्रोतस शब्द जो है बनता है और कैसा है ये? नपुंसक। तो स्रोतस जो है हमारा शब्द जो है नपुंसकलिंग है और श्रुगतो धातु में जो है असन प्रत्यय करने पर जो है तुट के साथ अस जब लगता है तो वो जो है श्रु और तट लगता है तो स्रो बन जाता है, त के साथ जो है ये गुण बन जाता है और फिर जो है गुण के साथ जब त और अस जब बनता है तो वो पूरा जो है स्रोतस शब्द जो है बनता है। तो ये इस प्रकार से जो है स्रोतस शब्द की जो है व्युत्पत्ति डेरिवेशन की जो है हमारे यहाँ बात की। स्प्रेड ऑफ द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्रोतस, तो हमारे यहाँ पे जो है शिरा धम्मी के साथ में जो है स्रोतस की चर्चा की है आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने।
चरक ने जो है धमन्यात् धमन्यः, श्रवणात् श्रोतांसी और शरणात् शिरा की बात की है। तो श्रवणात् श्रोतांसी क्या बात की है? जिसमें श्रवण क्रिया होती है, जिसमें श्रवण क्रिया है। शिरा के लिए क्या कहा? शरणात् शिराः। और धमनी के लिए क्या कहा? धमन्यात् धमन्यः। धमन्यात् धमन्यः, श्रवणात् श्रोतांसी और शरणात् शिराः। ये आचार्य चरक ने जो है इसकी बात की है 20वें अध्याय में, कि जो जिसमें श्रवण क्रिया हो। अब श्रुगतों में जो है, श्रवण में जो है बात की है, तो श्रु का मतलब होता है टू गो, टू मूव, टू फ्लो, टू ब्लो। ये नहीं कि जो है एक निश्चित उसमें जो है प्रवाह युक्त जो बात होती है, उसको जो है श्रोतस के संदर्भ में जो है श्रवणात् की जो है बात जो है यहाँ पर आचार्य चरक ने विरुक्ति की बात करें तो यहाँ पर जो है चरक ने जो है श्रवणात् श्रोतांसी की बात की, जिसमें श्रवण क्रिया होती है और वो श्रोतस है। जबकि आचार्य चक्रपाणि दत्त ने क्या कहा? श्रवणादिति रसादरे पोषक श्रवणात्म। और इसी प्रकार जो है कविराज जो है गंगाधर राय ने जो है श्रवणाद रसादि श्रावपथ्यात् श्रोतांश उच्चते। तो इस प्रकार से जो है आचार्यों ने जो है श्रोतस के संदर्भ में जो है बात जो है की कि श्रवणात् श्रोतांसी, जबकि जो है चरक के जो टीकाकार है चक्रपाणि, उनने जो है श्रवणादिति रसादय पोष्य श्रवण, जो पोष्य का काम भी करता है, उसकी बात की। इसी प्रकार से जो है गणना सेन जी ने जो है श्रवणम स्पंदनम श्रोतांसी तो शारीर मार्गाम संधारणी ज्ञान, जो शरीर के जो मार्ग हैं, पैसेज, उन पैसेज की बात की कि वो जो पैसेज है वो सारे जो है श्रोतस कहलाते हैं। और दामोदर शर्मा को ने जो है अभिनव शारीर तो जो है सर्वविधि श्रोता, इसमें भी टूट और आसुन प्रत्यय करके जो है जो हालो स्ट्रक्चर है, उन हालो स्ट्रक्चर को जो है हमने श्रोतस की जो है बात जो है आचार्य ने, ये जो है निरुक्ति की बात की। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आचार्य चरक ने जो बात की है, श्रोतांसी खलु परिणामापत्यमानानां धातूनाम अभिवाहिनी भवेत् अयनर्थ। क्या बात की है कि श्रोतांसी खलु, देखिए यहाँ पर जो है हमने जो है एक शब्द का प्रयोग किया है, खलु शब्द का प्रयोग किया है। इस श्रोतांसी के लिए जो है हमने खलु शब्द का प्रयोग किया है। खलु शब्द जो है निश्चित रूप से किसी भी बात को, यानी कि कई बार उसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो है बार बार एक ही रिजल्ट आता हो, कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जब एक ही रिजल्ट आता है, उसके लिए जो है हमारे आचार्य ने जो है खलु शब्द का प्रयोग किया कि श्रोतांसी खलु परिणाम गुणानाम धातुनाम अभिवाहिनी भवत्य अयनर्थ। किसको है? जो परिणाम प्राप्त धातुएं हैं, परिणाम प्राप्त धातुएं, आहार पाक की, जो आहार पाक में जो परिणाम प्राप्त धातुएं हैं, उनको जो अभिवहन करने वाली होती है। किस अर्थ में? भवत्य अयन अर्थेन, अयन के अर्थ में जो है जो परिणाम प्राप्त धातुएं हैं, वो परिणाम प्राप्त धातुएं, परिणाम प्राप्त धातुएं रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, अस्थि और शुक्र तक। तो ये जो है जो क्रमांतर जो धातुएं हैं, एक से दूसरी धातु का जो बनने का जो हुआ है, वो परिणाम प्राप्त धातुएं। उन परिणाम प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला किसके इसमें? अयन के रूप में, यानी कि अयन के द्वारा जो है परिणाम प्राप्त धातुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो होता है, दैट इज कॉल्ड श्रोतस। और क्या शब्द प्रयोग किया है इसके लिए हमने? खलु। निश्चित रूप से बार बार जो है वो एक ही रिजल्ट आया हमें। तो ये आचार्य चरक ने बात की, बहुत ही अच्छी जो है डेफिनेशन जो है आचार्य चरक ने बिल्कुल जो है फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन जो है हमने यहाँ पर दी
जबकि सुश्रुत जो है बेसिकली जो है सर्जन है, तो उनने जो है एनाटॉमिकल डेफिनेशन देने की बात की कि मूलात् खादांतरम, मूलात् खादांतरम देहे प्रसत विवाह्यत स्रोतोदिति विज्ञेयम शिरा धम्मी। आचार्य सुश्रुत ने क्या बात की है कि मूलात् खादांतरेण देहम प्रसत्तो विवाह्यत स्रोतोदिति विज्ञेयम शिरा धम्मी विवर्जितम। यहाँ पर जो मूल में ख से युक्त यानी कि हॉलो स्ट्रक्चर कौन सी होना चाहिए, मूल में जो हॉलो स्ट्रक्चर ख युक्त होना चाहिए। ख मतलब आकाश है ना, तो जो वो आकाश युक्त जो है देह है किसमें, शरीर के अंदर। कहाँ पर होना चाहिए, शरीर के अंदर। प्रसृतम, प्रसृत मतलब फैली हुई होना चाहिए। तो विवाह्य उन सब में, किस किस में, स्रोतोदिति वेदन। कहाँ पर है वो, देह में जो है, जो खोखली नलिका का रचनाएं जो है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो पूरे शरीर में फैली हुई है। और उस फैली हुई रचना को क्या कहते हैं, स्रोतोदिति विज्ञेयम शिरा धम्मी विवर्जितम, जिसमें वो जो खोखली नलिकाकार स्ट्रक्चर की बात की है उसमें जो है शिरा भी नहीं होना चाहिए और धमनी भी नहीं। इन दोनों को छोड़कर जो खोखली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो सब स्रोतस कहलाए। तो ये जो है यहाँ पर डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि आचार्य सुश्रुत ने जो है जो स्ट्रक्चरल डेफिनेशन जो है स्रोतस के लिए, जबकि यहाँ पर जो है आचार्य चरक ने जो है फंक्शनल डेफिनेशन जो है। दोनों के जो डेफिनेशन, बात दोनों की एक ही है कि यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त धातु है जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यानी कि रस से जो रक्त बन रहा है तो वो फंक्शन है, रस से रक्त बनने का फंक्शन है। लेकिन उनने बताया कि वो जो अयन मुख है, उस अयन मुख के द्वारा जो है रस धातु से जब रक्त धातु बनती है तो उस अयन मुख के द्वारा जो है रस से रक्त तक जाती है। तो वो जो स्ट्रक्चर है इस कार्ड स्रोतस। जबकि सुश्रुत ने और क्लियर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो एनाटॉमी में उन्होंने क्लियर कर दिया हमने कि जो हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और वो हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है शिरा भी नहीं होना चाहिए और धमनी भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों से जो भिन्न स्ट्रक्चर है वो जो है हमारा स्रोतस है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया। वाग्भट ने विषाणानि सूक्ष्माणि दूरम प्रसिद्धवानि च द्वाराणि स्वतः देह रसो ये रूप से, ये जो है आचार्य वाग्भट ने इसके स्रोतस की जो है बात आ रही है। शारद ने भी बात की है, भाव प्रकाश ने भी बात की। मन प्राण पानी नाम दोष धातु धातुना च बलामूत्र मलम इत्यादि स्तनो कुंजित मार्गेण स्रोतांसी तंजुग यथार्थभूषण युक्त और वायु स्रोतांसी दार्य। और फिर उसके बाद में जो है किस प्रकार से जो है स्रोतस बनते हैं और किस प्रकार से एक धातु से दूसरी धातु को जो है ले जाने वाला जो है काम करते हैं, वो आचार्य वाग्भट ने बात की है। जबकि भाव प्रकाश ने मनः बहुनीतान संख्यावान सत्य ने, तो ये भी जो है बहुत सारे जो है संख्या में स्रोतस होते हैं। इस संदर्भ में भी जो हमने स्रोतस की बात की है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्रोतस। क्या उसके फीचर्स? तो यहाँ पर दो फीचर्स की बात आई, अयन और मुख, है ना, जैसा कि आचार्य चरक ने बात की। अयन और मुख, तेषां तु मूल प्रसादाकानां धातूनां स्रोतांश अयन मुखानि तानि यथा विभागेन यथा सो धातु स्वानां। क्या बात की है कि कैसे होंगे? तेषां तु मल प्रसाद्याखाना, जो मल का जो प्रसाद भाग है, धातु नाम स्रोतांश्याम अयन मुखानि, वो जो स्रोतस के क्या हैं, अयन मुख। तानि यथा विभागेन यथा स्वम धातु नाम पूर्यन्ति, और वो तानि जो है
यथा विभाजन, अपने अपने अनुसार, अपने अपने डिवीजन के अनुसार, यानी कि अपनी अपनी धातु के अनुसार, यथा सो उसके अनुसार। कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, सब धातुओं का अपना अपना डिपार्टमेंट, उसके अनुसार धातु नाम पूरयन्ति, वो जो धातुओं को जो पूर्ण करती है, कैसे करती है? श्रुतांसाम अयन मुखानि, उस अयन मुख के द्वारा। यदि हम मॉडर्न की बात करें तो हमारी जो है जो आर्टरी और वेन्स या जो कैपिलरीज है, उस कैपिलरीज की हम बात करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर जो है जब और उसको जो है माइक्रो एनाटॉमी देखते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है पोर्स दिखाई देते हैं। दिस इज द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द वेसल्स। उसमें जो है अलग अलग जो है लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसकी एंडोथेलियल लेयर होती है, इसके अलावा जो है पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स होती हैं, उसके अंदर जो है आरबीसीज होती हैं, तो उसमें जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो छोटे छोटे छिद्र जो है क्या करते हैं कैपिलरी नेटवर्क में, जो वहाँ का जो लोकलाइज जो है सेल्स या इंटरस्पेशियल फ्लूइड होता है, उसका जो है उसके अंदर जो है जो कैपिलरी के पोर्स हैं उसकी साइज के जो है मॉलिक्यूल्स वहाँ पर जो है छोड़ते हैं और वहाँ का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अपने इसमें लेते हैं। तो ये जो है एक्सचेंज होता है। तो ये जो है फेनेस्ट्रेशन होता है, उसमें छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं, ये जो जैसा आपको ये बीच में जो है दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर से जो है वो, यदि हम मॉडर्न की बात करते हैं, आयुर्वेद की मॉडर्न की यदि बात करें तो उसमें जो है सो मेनी पोर्स होते हैं कैपिलरी नेटवर्क के अंतर्गत वेसल्स के अंदर, और उन पोर्स के द्वारा जो है वहाँ पर जो है एक्सचेंज होता है। चरक आबर सोतांसी सर्व है जी अयन मुखांत बहुत मलाख्य एंड प्रसादाख्य बैठे, जो मल धातु और प्रसाद धातु हैं उन दोनों का जो है एक्सचेंज की बात। अमंग द वर्ड अयन मुखानी एंड मल प्रसादाख्यानी धातु नाम की फॉर्मर टर्म ऑफ द कंपोज ऑफ द टू वर्ड अयन एंड मुख। अयन मुखानी जो है अयन मुख और अयन मुख जो है, अयन और मुख दो शब्द से बनता है, एंड अयन इज डिराइव्ड फ्रॉम अयगतो धातु से। जो अयन और मुख है वो अय और मुख दो धातु से बन रहा है, और अयन का अर्थ होता है अयगतो धातु से जो है टू गो टू मूव, through which the movement of the substance takes place, and the मुख is derived from the मुच मुक्षणे, और मुख जो है मुच मुक्षणे मुक्षणे जो है उससे जो है शब्द बनता है मीनिंग टू ड्रॉप टू बी। तो इस प्रकार से जो है अयन का अयगतो और मुख का जो है मुच मोक्षणे, तो ये जो है टू गो टू मूव, और जबकि मुच मोक्षणे का जो है टू ड्रॉप टू बी फ्री। तो ये इस प्रकार से जो है अयन और मुख इन दोनों के जो है फंक्शन। स्रोतोमुख अयन, उस पर जो है चक्रपाणी की जो है टीका की है। इस पर ये जो मल प्रसादाकाम धातुनाम सोतांसी अयन मुखानी, जो अयन मुख की यहाँ पर बात की है चरक सूत्र जो है 28वें अध्याय के 5वें श्लोक में, उसमें जो है चक्रपाणी ने अपनी टीका की है कि अयनानि च तानि मुखानि चेत अयन मुखानि। क्या बोला है कि अयनानि च तानि मुखानि चेत अयन मुखानि। ये हम अभी बात कर रहे थे कि जो अयन के जो मुख है, अयन और मुख, ये जो है अयन मुखानि तत्र अयांतरेण अयनानि मार्गाणि मुखानि। तो ये है प्रशंसति एतेन मलानां धातूनां च यदेवायां तदेव प्रवेशां किं नान्यते प्रवेशो नान्येन च गमनं नित्यं भवति। रसादिनां यथा सोनां सोतांसमुखचायनं च केवाम अयनस्य गमनस्य मुखानि मार्गाणि तेन अयन मुखानि गति मार्गाणि अर्थानि। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बात कर दी उन्होंने कि अयन मुखानि जो है क्या है, गति वाला जो मार्ग है। जैसे कोई भी हम बात करें फिजियोलॉजी की रिएक्शन की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है गति होती है,
तो जैसे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक तरफ जो है हायर कंसंट्रेशन होता है, एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन होता है, और बीच में क्या लगी रहती है, सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन। तो क्या सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन कर सकती है, जबकि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ये अगर नहीं हो तो विदाउट एनी चैनल दे कुड नॉट एक्सचेंज। तो किसी भी चीज को हमको इस दीवार के उस पार जाना है तो हमको या तो खिड़की होना चाहिए या फिर दरवाजा होना चाहिए, तभी तो हम उस दीवार के उस पार जाएंगे। कहने का तात्पर्य यही हुआ ना। तो गति वाला जो मार्ग है, वही गति वाला मार्ग जो है यहाँ पर मुख की बात की है कि जो अयन मुख है वो गति वाला मार्ग है, और उसके बिना जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। यानी कि बिना अयन मुख के जो है स्रोतस के द्वारा जो है जो परिणाम प्राप्त धातुएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती है। इसका और डिटेल में बात की है। अयनानी एज द प्लेस ऑफ एंट्री और एग्जिट। जो अयन है, क्या है अयन? एंट्री या फिर एग्जिट, यानी कि कोई भी मुख ये लेयर्स हैं, और यदि इसमें हमने एक कोर्स बनाया है जैसा कि इसमें जो है बात की है, तो जब तक एक जो है एंट्री लेवल होगा और एक जो है एग्जिट लेवल, तो एक में जो है एंट्री लेवल की जो है बात करेंगे और एक में जो है एग्जिट लेवल की बात करेंगे। तो एक जो है प्रवेश द्वार होगा और एक निकासी द्वार होगा। तो एक तरफ से हम जो है किसी भी को इनपुट करेंगे और दूसरी तरफ से आउट करेंगे। तो यही जो है अयनानी का है। Here two type of function of focus। तो यहाँ पर जो बात की है चक्रपाणी ने, दो प्रकार के फंक्शन की बात की, कंडक्ट थ्रू बोथ प्रसाद धातु एज वेल एज मल धातु। तो यहाँ पर जो है जो परिणाम प्राप्त धातु में बन रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, वो फिजियोलॉजी का मैटर है, पर हम यहाँ पर उसकी भी चर्चा करेंगे कि जो प्रसाद धातु और मल धातु उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। प्रसाद धातु का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और मल धातु का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कहाँ पर? हमारे शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर जो हमने अन्न खाया, उस अन्न खाने से जो है रस धातु बनने तक, है ना, उसमें क्या बनता है? दो चीजें बनती है। क्या बनती है? वन इज दी पोषक एंड वन इज दी पोषक। तो एक से जो है उत्तरोत्तर धातु बनती है और दूसरे से जो है दो भाग, एक सार भाग और एक किट्ट भाग, है ना। किट्ट भाग से क्या बनता है? मल। ये जो अन्न का जो किट्ट है वो क्या है? मल। एंड वी नो मल इज थ्री टाइप: मूत्र, पुरीश और श्वेत। तो वो मल जो है किससे बन रहा? अन्न रस से। और उसकी जो है जो अन्न रस है, उस अन्न रस से जो है रस धातु बन रही है। तो वो जो अन्न रस है वो जो है अन्न रस है, उससे जो है जो रस धातु बनी। तो ये जो है ये कौन कर रहा है? स्रोतस कर रहा है। तो हमको जो है इस चीज को फाइंड आउट करना है। जो अन्न रस से रस धातु बन रही है, जो अन्न रस से रस धातु तक जो ले जाने वाला जो काम है वो जो है स्रोतस कर रहा है। वही बात जो है हमारे आचार्य ने जो यहाँ पे डिफाइन करने की बात की है। तो ये जो है कंडक्टिंग थ्रू विद बोथ द प्रसाद धातु एंड मल धातु।
and second structure through the pores of which prasad dhatu passes to sthai dhatu and eliminated from the. तो ये जो है बहुत क्लियर कट बात जो है चक्रपाणी ने कर दी, मतलब जो चरक ने जो बात की है उसको और एलोबरेटेट कर दिया, बहुत फैला करके विस्तार से बात करते हुए उन्हें जो है अयन और मुख को जो है समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो है अयन मुख जो है वो स्रोतस में जो है एक तरफ जो है एंट्री कराता है और दूसरी तरफ से जो एग्जिट करा देता है। और उसमें भी जो है कौन सी धातु की बात की है, प्रसाद धातु और मल धातु को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करा रहा है और एक तरफ जो है उसको तो पास कराने के साथ साथ में वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहा है। यदि हम मॉडर्न की बात करें तो हमने जो है जो अन्न खाया है उससे जो है जो भी डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्ट होकर के कहाँ जाता है, लीवर में, लीवर से ब्लड में। अब वो ब्लड का काम है कि वो किस आर्गन को कौन सा न्यूट्रिशन आवश्यक है वहां तक पहुंचाता है सिलेक्टिवली। वही बात यहाँ स्रोतसों की भी है कि रस धातु जो है रस का वो करेगी, रक्त धातु रक्त का करेगी, मांस धातु मांस का करेगी। ऐसा नहीं है कि रस धातु में मांस चला जाएगा और मांस धातु में रस। तो ये जो काम है स्पेसिफिक है। तो ये ही चीज जो है हमने यहाँ पर जो है आचार्य चक्रपाणी ने जो है इसकी बात की। मैं समझता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये जो बात की है कि जो प्रसाद धातु जो अयन मुख है उसके द्वारा जो है वो जो है एक तरफ एंट्री हो रही है एक तरफ एग्जिट हो रही है। किसके द्वारा, अयन मुख के द्वारा। और वापस जो है वो मल धातु जो है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो एक तरफ जो है प्रसाद धातु और मल धातु का जो है ये जो है प्रसाद धातु आ रही है, ये मल धातु है, तो इसका भी ट्रांसपोर्टेशन और इसका भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और किस दूसरा जो है सेकंड स्ट्रक्चर जो है कहाँ है, पासेस हो रहा है। किसमें, ये अयन मुख के द्वारा। तो अयन मुख के द्वारा जो है प्रसाद धातु भी पास हो रही है और मल धातु भी पास। तो यही चीज जो है मैंने जो है डायग्रामेटिकली जो है समझाने के लिए आपको बताया। कंप्रेशन ऑफ बुक, अयन मुख, पोर्स, फेनेस्ट्रेशन इन द कैपिलरीज इन इंट्रासेल्युलर। तो जो इंट्रासेल्युलर ट्रैक्ट होता है उसमें जो है पोर्स होते हैं। वो पोर्स जो है क्या करते हैं, बहुत सारे होते हैं, 100 में असंख्य होते हैं। और उन असंख्य पोर्स में या जो है फेनेस्ट्रेशन होता है, उन फेनेस्ट्रेशन में होता क्या है, कहाँ पर होते हैं ये, इंट्रासेल्युलर ट्रैक्ट में। कहाँ पर होते हैं ये, इंट्रासेल्युलर ट्रैक्ट में होते हैं। और बहुत सारे जो है ये छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कहाँ पर, ये इंट्रासेल्युलर ट्रैक्ट में। ये जो है वाला ऑफ दी वेसल्स, ये जो है वाला ऑफ दी वेसल्स है और उसमें जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्हीं को जो है अयन मुख कहा है। और इनके द्वारा जो है जो न्यूट्रिशन है, जो पिछली उसमें मैंने बात की कि न्यूट्रिशन जो है कहाँ पर आएगा, इंट्रासेल्युलर स्पेस में। और जो है यहाँ पर क्या आया है, प्रसाद धातु। और जो मल धातु है यहाँ की, वो मल धातु क्या करेगी, ये जो है वापस। तो बोथ आर द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फेनेस्ट्रेशन। तो वो जो है ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें जो है और भी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। हर एक के लिए अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। एक छोटी सी भी घटना होती है तो वो जो है 100 में भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो है गुजरती है। पोर्स इन द कैपिलरी मेम्ब्रेन आर 2 winged passageway connecting the interior of the capillary with the exterior, connecting. And one is the intracellular trap pores, iron move, which is the thin slide that lies between the adjacent endothelial cells.
and the short ridges of the protein attachment that hold the endothelial cells together interacted each after periodically, but each ridge is terminally broken after a short distance so that fluid can percolate freely through the clot. तो ये इस प्रकार से जो है इसमें एक दूसरे में जो है ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की हमने बात की कि किस प्रकार से एक दूसरे में जो है एक्सचेंज होता रहता है। तो ये जो है हमने पोर्स की जो फंक्शन है उसको बताने का काम किया है। एंड द रेट ऑफ द थर्मल मोशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज द मोस्ट वाटर सोल्यूबल आयन आर स्मॉल सोल्यूबल इज सो रैपिड दैट ऑल ऑफ दोस डिफ्यूज विद द is between the interior and exterior of the capillary, that is called source. तो यहाँ पर जो है हमने बात की है कि किस प्रकार से इन पोर्स के द्वारा ये जो है पूरी जो है चेन है, प्रोटीन चेन, उसको जो है तोड़ करके हम और डीप में जाएंगे। अभी जैसे जैसे हम क्लियर होते जा रहे हैं स्रोतस के बारे में, हम जो है सेल्यूलर लेवल नहीं मॉलिक्यूलर लेवल तक जाएंगे और वहाँ से हम बात करेंगे स्रोतस की कि आचार्य चरक ने जो है यावंतो ही पुरुष मूर्तिमान भाव विशेषण एवस्मिन सोसा प्रकाराविषण क्यों कहा, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि जब उनको पता था कि स्रोतस जो है 13 होते हैं लेकिन शुरुआत जो है उन्हें असंख्य से करी। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन आउट वेसल्स, तो ये जो है तो सिंगल वॉल्ड में कार्बन जो है नॉन ट्यूबुलर केमिकल जो है फंक्शनाइज विद द पॉलीएथिलीन जो है डिकोज होता है और ये जो है चेन जो है एक एक बांड की बात कर लेंगे अपन। हम मॉडर्न को नहीं समझेंगे तब तक आयुर्वेद को नहीं, क्योंकि हमने अभी तक जो है मॉडर्न पढ़ करके आए हैं, हम उस पैरामीटर पर जो हमारे आयुर्वेद को रख रहे हैं। इसलिए जो है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बात करते तो हम जो है आहार पाक की बात करते, धातु पोषण की बात करते, षड क्रिया काल की बात करते और उसको समझ करके स्रोत समझ जाए। लेकिन हमने क्या समझा, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मतलब हमारे बॉडी के जो सिस्टम है उनको समझने के बाद में हम आयुर्वेद को समझना चाह रहे हैं उस पैरामीटर पर। तो हम उस पैरामीटर पर जो है उसको समझने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से जो है ये अयन को जो है क्या करते हैं कि उसमें जो है एक दूसरे को जो है एक्सचेंज कराने का जो काम है वो दर्द स्रोतस और पासक जो है passage and the meaning of the book is found in the opening and the starting point and the ending point of the open space, the threshold between two division of the space, and the combined meaning of the iron book appear as an opening of space. And this analytical approach gives clear meaning that Charak want to say that in case of the microcirculation of minute pores and any dhatus, malbhag, sarbhag and प्रसाद बाग, they are transport one place to another. अब बात करते हैं हम आयुर्वेद की। तो हमको आयुर्वेद में जो है अभी तक जो है हमने स्रोतस को जो है समझने की बात की। अब बात करते हैं हम आयुर्वेद से कि जो है धातु पोषण क्या है, पंच महाभूत क्या है, 13 अवयव क्या है और धातुओं में महाभूत का अधिक है। क्योंकि हमने जो है उस स्ट्रक्चर की बात की, अयन मुख की तो बात कर ली जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इसमें जो है जो जो चीजें आई हैं, धातु पोषण आया है, महाभूत आए हैं, है ना, और जो अन्न रस कैसे बन रहा है उसकी बात आई है और साथ में जो है उस महाभूतों में जो है ऐसा क्या है तो उसकी जो है 1 by 1 चर्चा करें। धातु पोषण क्रम, तो ये आचार्य सुश्रुत ने जो है धातु पोषण क्रम की बात की है कि विविधम आशितम पीतम लीडम खादितम जंतोर हितम मंत्रम अग्नि शुभलयन यथा सोने उष्णान सम्य पच्यमानानाम तालम बदनम वस्तितम सर्वधातु पाकाम अनुपहतम सर्वधातु सम्मारुष्ट स्रोत केवलम शरीरम उपचय बल वर्ण सुख आयु उत्साह योजना थी शरीर धातु जनेरती धातु ही धात्वाहरा प्रकृति न होगी। ये आचार्य चरक ने जो है बात की कि जो 4 प्रकार का जो हमारा आहार हम ग्रहण करते हैं वो आहार क्या होता है
कि जठराग्नि के द्वारा, है ना, जठराग्नि के द्वारा पाक होता है। तो पाक होकर के जो अग्नियां हैं, कौन सी? पंचभूताग्नि, जठराग्नि, पंचभूताग्नियां और 7 धात्वाग्नियां। तो ये 13 अग्नियां मिला करके जो है उसको पाक क्रिया प्राप्त करती हैं और उस पाक क्रिया के द्वारा जो है वो जो है स्रोतों वाले संपूर्ण शरीर में जो है वृद्धि, बल, वर्ण, सुख और आयु से युक्त होता है और जो है ये धातुएं ही जो है धातुओं का आहार करते हुए जो है साम्य अवस्था में बनाए रखती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है दोष धातु मल मिलन ही शरीर। तो साम्यता की बात की कि दोष भी साम्य हो, धातु में भी साम्य हो और मल भी साम्य हो, तो वो जो है शरीर कहलाएगा। तो ये जो है धातु जो पोषण है उसमें जो है स्थायी या पोष्य धातु और अस्थायी पोषक धातु, ये 2 प्रकार का होता है और ये सब के लिए जो है ये 3 न्याय होते हैं, शीर दधि न्याय, केदारी कुलिया न्याय और खले कपोत न्याय। आप लोगों ने जो है फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा क्रिया शारीर में, व्हाट इज दी, वी आर स्टडीइंग 1 by 1, व्हाट इज द शीर दधि न्याय। क्या होता है शीर दधि न्याय? शीर दधि, शीर मतलब दूध, दूध से दही बनने का जो कन्वर्शन है, तो शीर जो है दूध से दही जिस प्रकार से बनता है उसी प्रकार से जो है धातु पोषण क्रम भी होता है, ऐसा आचार्य का मानना है। ऐसा आचार्यों का मानना है कि जिस प्रकार से दूध से जो है दही बनता है, कैसे बनता है दूध से दही? हाँ, जो मिल्क होता है उस मिल्क में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। यदि हमने उसमें डाल दिए तो वो जो है लैक्टिन है प्रोलैक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड को जो है बना देता है और वो लैक्टिक एसिड जो है कर्बोनेट के रूप में बनता है। क्या होता है? वो कोएगुलेट हो जाता है। ये उसकी फिजियोलॉजी है। बस उसी की बात यहाँ पर की है कि जो दलहन है, उन्होंने कहा कि जो अन्न है वो 2 भागों में, जब जठराग्नि का पाक होता है तो एक सार भाग बनता है और दूसरा जो है मल भाग बनता है, जिसको कि किट्ट भाग भी कहते हैं। तो जो अन्न है वो अन्न से जो है सार पोषक रस और दूसरा जो है मल। मल जो है ये तीनों है ना, पुरुष, मूत्र और यहाँ पर जो है श्वेत की बात की, वायु की बात की। तो इसे सार भाग से जो है जो भूताग्नियां हैं, कौन सी? 5, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 भूताग्नियां जो है क्या करती हैं? साथ में रसाग्नि का पाक भी करती है। तो उससे जो है क्या होता है? स्थूल भाग बनता है और दूसरा जो है सूक्ष्म भाग बनता है और तीसरा जो बनता है वो मल में जो इसका क्या बनता है? कफ बन जाता है। और स्थूल भाग से जो है यहाँ पर जो है पोषक था, यहाँ पर पोषक धातु बनता है, जबकि सूक्ष्म भाग जो से जो है पोषक रक्त बनता है, फिर उस पर जो है रक्ताग्नि की क्रिया हो रही है, इससे फिर स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग पोष्य और पोषक बनता है। ये 2 चीजें है ना, जो 2 भेद बताए थे मैंने, तो वो 2 पोष्य और पोषक। पोष्य से जो है स्थायी धातु बनती है और पोषक से जो है अगली उत्तरोत्तर धातु बनती है। तो ये इसी प्रकार का क्रम जो है कहाँ तक चलता है? शुक्र धातु और ये जो है जो सार भाग, लास्ट सार भाग होता है वो इसका। तो ये जो एक क्रम, उस क्रम को जो बोलते हैं वो कहते हैं शीर दधि न्याय। ये हमारी जो है एक जो है उसको क्या बोलते हैं, लॉ बनाने का जो है प्रयास किया है आचार्यों ने। ये जो है बेसिकली जो है दलहन ने दिया है। दूसरी जो बात आई है वो आई है केदारी कुलिया न्याय। केदारी कुलिया न्याय में क्या होता है? इसमें भी धातु पोषण होता है, आहार द्रव्य, जठराग्नि, इसमें जो है मधुर पाक, अम्ल पाक और कटुरस का जो है निष्ठा पाक, ऐसे जो है पाक क्रिया होती है। ये पाक जो है हमारे कहाँ पर होती है? आमाशय और पक्वाशय में होती है। तो वहां पर जो है ये पाक होकर के
आहार रस का जो शोषण भाग और भूताग्नि, ये मिलकर के जो है आहार का रस का जो है सजातीय धर्म बनाती हैं। और क्या कहा कि जिस प्रकार से जो केदारी और कुलिया है, क्यारियां, उसमें जो पानी का जो सिंचन किया जाता है, किस प्रकार से सिंचन किया जाता है, ये मैंने एक जो है उदाहरण के रूप में बताया कि यहाँ पर जो है हर एक क्यारियों में जो है हमने पानी पहुँचाने का प्रयास किया एक साथ। इसमें भी दो तरीके होते हैं कि पहली भरेगी, फिर दूसरी भरेगी, तीसरी भरेगी, लेकिन यहाँ पर जो बात की है वो एक साथ है। सजाती की बात की कि हमने जो है यहाँ पर जो है इनको जो है क्या किया है, उसको जो है हमने न्यूट्रिशन देने की बात की। और कैसे? रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेटाग्नि, अस्थायी अग्नि, अस्थ्याग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि, उनको जो है हमने जो है किस न्याय से? केदारी कुलिया न्याय से जो है उसको दिया है। यानी कि जो है कहने का तात्पर्य है कि अन्न रस से जो रस धातु और रस धातु से जो है शुक्र धातु तक जो बन रही है, उसके लिए उन्हें तीन न्याय दिए कि कैसे बनते हैं, बनने के लिए कि कैसे बनते हैं। तो एक जो बात की है वो क्षीरदधी न्याय की, दूसरी जो उन्होंने बात की कि केदारी कुलिया न्याय, कि जिस प्रकार से जो है क्यारियों में जो है पानी का सिंचन किया जाता है, उसी प्रकार से जो है अन्न रस से जो है बाकी की सारी धातुओं का सिंचन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है रसाग्नि, रक्ताग्नि एक साथ उनका सिंचन करके रस धातु समद्रव्य यथा जो है वो सारी जो है एक साथ जो है सिंचन होकर के अपनी अपनी धातुएं जो है बनती हैं। ये फिजियोलॉजी का मैटर है, मैं फिर बता रहा हूँ। चूँकि ये हमारे स्रोतस पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि ये कैसे जो अन्न रस से रस धातु बन रही है। जब तक अन्न रस से रस धातु बनना हम नहीं जानेंगे तब तक हम उस बीज की चीज को नहीं जान पाएंगे। और यदि हमने बीज की जिन को जान लिया मतलब हमारा स्रोतस इज वेल नोन। तो ये जो रस धातु है उस अन्न रस है, उससे रस धातु तक रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु आदमियों के द्वारा जो है अपने अपने उसको सधर्मी अंशों को वो पोषण करने लगती हैं। तो वही जो बात यहाँ पर केदारी कुलिया न्याय में बात हमने की आचार्य ने। नेक्स्ट जो बात की है वो ये खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय में क्या कहा गया है कि जो है दूर दूर से पक्षी आते हैं, एक जगह दाना चुगते हैं और वापस जो है अपने घर को चले जाते हैं। यानी कि एक जगह से उन्हें अन्न रस को लिया और सब अपनी अपनी धातु उनके वहां पर चले गए। अन्न रस धातु का रस के वहां चला गया, रक्त का रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस प्रकार से जो चला गया। तो ये जो है हमने तीन थ्योरीज दी हमको अन्न रस से धातु बनने के लिए। तो ये खले कपोत न्याय की बात की कि एक साथ जो है जो रस वस होता है रक्त व मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अपने आहार सदांश भाग को बनाती हैं। और उसमें उन्हें ये कहा है कि किस प्रकार से जो है यहाँ से जो है रस धातु पहले बनेगा, फिर रक्त बनेगा, मांस, मतलब जितनी डिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा समय में जो है वो धातु कन्वर्ट होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अन्न रस से शुक्र धातु तक बनने में जो है 1 मास का समय का जो है हमने बात की। अच्छा, तो वहां पर जो है ये खले कपोत न्याय लगता है कि अन्न रस जो है हमने आज सुबह जो है आहार ग्रहण किया और उसके बाद में जो है हम सोचे कि आज ही शुक्र धातु बन जाए, तो इस खले कपोत न्याय के द्वारा वो संभव नहीं है। कब संभव है? आज तो बनेगा शुक्र धातु, लेकिन कब बनेगा? 30 दिन पहले जो हमने अन्न ग्रहण किया था इससे जो है हमारा आज शुक्र धातु का निर्माण। तो ये क्रम जो है चलता रहता। तो ये जो है आहार की जो बात जब हमने की तो चूंकि परिणाम प्राप्त धातुओं का अभिवहन करना है हमको। चरक ने क्या कहा कि परिणाम प्राप्त धातुओं का हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है अयन मुख के द्वारा। तो इसके लिए जो है ये 3 जो थ्योरम है या 3 जो न्याय है वो हमको जानना आवश्यक है। अनादर वन इज पंच महाभूत।
यदि पंच महाभूतों की कल्पना करें तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि जो एक महाभूत है वो भी अपने आप में जो है पूर्णतः एकल नहीं है। उसमें जो है यदि हम आकाश की बात करें तो आकाश महाभूत में जो है आकाश का जो है अर्धमांश रहता है, शेष जो अष्टमांश है अन्य महाभूतों का होता है। यानी कि एक आकाश महाभूत में जो है आधा जो होता है वो आकाश महाभूत का होता है और बाकी सब का जो है अष्टमांश बनकर के जो है आधा इन 4 महाभूतों का होता है। 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8 ऐसे मिलकर के 1/2 और 1/2 इन दोनों को मिलकर के जो है ये 1 होगा। तो ये आकाश महाभूत की यदि हम कल्पना करेंगे, ये आकाश महाभूत है, उस आकाश महाभूत में जो है अर्धांश जो है आकाश महाभूत का होगा और शेष अष्टमांश जो है अन्य महाभूतों का होता है। इसलिए कहा गया है कि जो शरीर है वो पंचभौतिक है। क्यों है? क्योंकि खुद महाभूत अपने आप में जो है अपना नहीं है, वो बाकी 4 का भी इसमें जो है पार्ट है। तो ये शरीर जो है इन 5 महाभूतों से बना हुआ है, इसलिए जो है वो सिद्ध हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो महाभूत है अपने आप में जो है सिंगल नहीं है, अन्य महाभूतों का उसमें जो है। इसी को जानेंगे तब हम स्रोतस की बात कर पाएंगे। देखिए, ये हमने एक जल महाभूत की कल्पना की कि किस प्रकार से जो जल महाभूत जल कैसे बनता है ना। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात है, जिनको अच्छी आती, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं आती केमिस्ट्री, लेकिन मैंने समझाने के प्रयास के लिए जो एक उदाहरण हुआ कि जल क्या होता है। जल में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर के जो है पानी बनता है, यानी कि जल महाभूत बनता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम जल महाभूत की कल्पना करें तो जो है तो ये जो जल है उसका 1/2 और शेष का जो है अष्टमांश। तो ये जब जल है, इस जल की जब बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, और इनकी जो बॉन्डिंग होती है कि ये जो है हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है 104.45 डिग्री की बात की है हमने कि ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है और ये जुड़ करके जो है 104 डिग्री, ये केमिकली है, ये फिक्स है ना, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। और इसकी जो है ये यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो लेंथ है वो इसमें जो है 95.84 pm लिखी है, यानी कि वो इसकी लेंथ है बॉन्डिंग की, है ना। ये जो है ये कौन सा साइन है? ये पार्शियल बॉन्ड। तो ये पार्शियल बॉन्ड जो है पॉजिटिव और ये जो है दोनों नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है वो पॉजिटिव वाला होता है और हाइड्रोजन के जो है निगेटिव बॉन्ड। जो निगेटिव और पॉजिटिव होगा तो ही जुड़ेगा, यदि पॉजिटिव होगा तो वो जुड़ेगा नहीं। इसलिए जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों जो है वाटर मॉलिक्यूल है। अब हम बात करते हैं एक एक की। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 8, है ना। आपने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल, उसमें जो है 8वें नंबर पर जो है ऑक्सीजन का जो है वो आता है ना। दूसरा जो है इसका सिंबल जो है O होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसमें बात की थी He√2a² 2p4, ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेम जो है इसका ऑक्सीजन है और एटॉमिक वेट जो है इसका 15.99903 जो है इसका वजन है, एटॉमिक वेट है इसका, मतलब वो हल्का मुल्का नहीं है, उसमें वजन है और ये जो है प्रूव है।
और ये फिजिकल स्केल भी बता रखी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड 68 फ़ारेनहाइट की बात की। इसमें जो है 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो है इसका स्ट्रक्चर है क्रिस्टल। यानी कैसा दिखाई देगा ऑक्सीजन, तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा। और ऐसे ही जो है हाइड्रोजन की बात की, ये तो एक मॉलिक्यूल है ना, जो यहाँ पर बात की। दूसरा जो है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है ना, और एटॉमिक वेट जो है इसका 1.00784 इसका वेट है। क्या है ग्राम में है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये मैंने लिया है। तो ये उसका जो है एटॉमिक वेट होता है, H उसका सिंबल होता है, हाइड्रोजन उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसमें जो है हाइड्रोजन में जो है 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये केमिकली बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पंच महाभूतों की, है ना। व्हाट इज द महाभूत? ये सब चीजें ही तो है। क्या है ये? शरीर काय से बना हुआ? महाभूतों से। और मॉडर्न से बात करें तो क्या है? ये सब बॉन्डिंग, केमिकलों की बॉन्डिंग से मिलकर के बना। तो मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो है बॉन्ड है ना। जैसे हमने जल की कल्पना कर सकते थे, इसलिए हमने बात की। आकाश की करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे सारे। फिर पृथ्वी की बात करेंगे तो उसका जो है बहुत सारा स्ट्रक्चर दिखेगा केमिकली। फिर अग्नि का करेंगे तो उसके अग्नि के केमिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हमने एक उदाहरण देकर के बात करने की बात की कि ये जल वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल में जो है ऑक्सीजन का एक और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इस प्रकार होता है। एसिड बेस प्रॉपर्टी होती है, हायर वैल्यूज ऑक्सीडाइज होता है, किसी के भी साथ ऑक्सीडाइज होता है। तो वो क्या किया, इधर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, और ये जो है इसके साथ आकर्षित है। लेकिन इससे चूंकि इसका ये बॉन्ड है तो ये एक से काम नहीं बना, एक और इसमें चलता, तो उसका स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट है। किस प्रकार से होता है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन H और H है ना, ये जो है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये 2 2 2 2। तो इस प्रकार से इसके साथ मिलकर के ये जो है O2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना। और ये जो है हाइड्रोजन का जो है मिलकर के जो है इस प्रकार का जो है बॉन्डिंग होती है, और ये जो है इस प्रकार की बॉन्डिंग हो करके जो है लास्ट में जो है फाइनल जो वाटर की बॉन्डिंग होती है ये होती है। और ये जल महाभूत जब हमारी जठराग्नि इस पर काम करते हैं, कौन सी काम करेगी यहाँ पर? जठराग्नि। कुछ नहीं करती जठराग्नि, करती क्या है? धात्वाग्नि। धात्वाग्नि भी कुछ नहीं करती, करती क्या है? पंचभूताग्नि। ये अपने अपने महाभूतों के सधर्मी अंशों को ग्रहण करती है, किसमें से? अन्न रस में, और उस धातु का पोषण करने का प्रयास करती है। रस धातु, रक्त धातु, सब में अलग अलग महाभूत की प्रधानता होती है। वो अपने अपने महाभूत के प्रधान सधर्मी अंशों को ग्रहण करते हैं और उस धातु का पोषण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये स्ट्रक्चर हम समझ जाते हैं तो हम अग्नियों में जो आहार रस में जो है भूताग्नियों का फंक्शन समझ जाएंगे। और जब भूताग्नियों का फंक्शन समझ जाएंगे कि किस भूताग्नि, अब यहाँ पर बात वही आ रही है जो हमने इसके पहले बात की। क्या बात की थी हमने इसके पहले? कि एक महाभूत जो है सिंगल नहीं होता, उसमें भी बाकी के महाभूत होते हैं। तो इसलिए जो है ये जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है बहुत सारे जो है इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स अन्न रस से ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल लिया और इनको ट्रांसपोर्ट किया एक स्थान से दूसरे स्थान पर। किसके द्वारा?
अयन मुख के द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको जो है समझ में आने लगा होगा कि स्रोतस क्या है।